हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हो, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, 2023 बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को पेपर देने वाले हैं। ठीक है, 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को वो प्रश्न बता रहा हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें हम लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। साथ में मैं आप लोगों के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपको 100 में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, 10 से 15 दिन रिसर्च किया गया है आखिर कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है तब लाया गया है। ठीक है, तो अगर आपने साइंस में, विज्ञान में, ठीक है, धुआं उड़ाना चाहते हो पेपर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 70 में 70 नंबर पक्कर करके आओगे और आप लोग 27 फरवरी को पेपर में बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो सभी बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सभी क्वेश्चन समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है Fe2O3। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, Fe2O3 + 2Al gives out Al2O3 and + 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऊपर दी गई जो आपकी अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है? ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया एंड डी है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो केमिस्ट्री का पहला ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, तैयार कर लेना। देखो यहां क्या होता है ना कि O3 क्या हुआ, यहां Fe जो है वो आप लोगों का जो O3 है वो Al के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये विस्थापित हुआ, इसलिए हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। याद रखना, ये पहले हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव देते हैं, सारे हमारे केमिस्ट्री के हैं। अभी हमारे फिजिक्स एंड बायोलॉजी सब कुछ इस वीडियो में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं। जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है AgCl, बी है PV एंड NO3 का होल ट्वाइस एंड सी है FeSO4 एंड डी है CaCO3। तो श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी की बात की जा रही है, तो AgCl का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AgCl याद रखना। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये समझ लो कि रामबाण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक करते रहना, शेयर भी करते रहना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर लिखिए या निशान लगाइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी हमारा है क्लोरीन गैस, आप लोग कोई अभिक्रिया नहीं होती, एंड डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। ठीक है, तो जब लौह की चूर्ण को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालोगे तो क्या होगा? आप लोगों का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 0, या बी है 7, या सी है 7 से कम, या डी है आपका 7 से अधिक। बच्चों अम्लीय विलयन का पीएच मान देखो 0 से स्टार्ट होता है, 7 होता है बीच में, फिर आपका 14 होता है। तो आपका 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा। 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वो स्वयं उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा सही है, 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1 एंड सी है 7 एंड डी है हमारा 14। तो जो शुद्ध जल होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारा कितना होता है? वो उदासीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसलिए हमारा 7 होता है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल क्लियर करते चलना, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो सारे क्लियर कर लेना, क्योंकि ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं यहां गारंटी के साथ कह सकता हूं वेरी इंपॉर्टेंट और 100% वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इन सारे को पढ़ा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड है या सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम का बाइकार्बोनेट या फिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडे का हमारा रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, अगर ना याद हो लिख कर याद करो, ना याद हो सुबह उठकर याद करो। टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। अब अगर आप लोग इस स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पूरा बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे ही आएंगे। अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना, वो आप अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो वही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें देख लो पेपर में क्या आया हुआ है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखो मैंने बता रखा है, शुद्ध जल, ये पेपर है, ठीक है। अम्ल हाइड्रोजन हटाने का धातु है, अभी आगे बताऊंगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे वाले में। ये सब कितना आसान है, अगर आप लोग देखोगे ना पेपर में यही सब आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से अम्लीय लवण है, निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है NaHSO4 एंड सी है Na2SO4 एंड KCN। तो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण बताना है, ठीक है। तो अम्लीय लवण आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं। जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अम्लीय लवण होता है। तो हमारा NaHSO4 में क्या है? H है, हाइड्रोजन आयन है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? अम्लीय लवण होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है, अगर उसको जीवाणु रहित करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, बी है CaCl2, सी है CuCl2 एंड डी है CaCO3। तो जो पीने वाला जल है, अगर उसको जीवाणु रहित करना है, मतलब जीवाणुओं को हटाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप लोग फोकस करो, लिखा हुआ एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁹ m है। इस विलयन का पीएच मान है। आपको यह बताना है कि एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁹ m है। इस विलयन का पीएच वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 10 एंड सी है -9 एंड डी है आपका कोई नहीं। तो अब आप लोगों को पता ही होगा, देखो 10⁹ है वो नीचे होता है, जब वो ऊपर जाता है तो वो 9 जो है वो माइनस में है, वो प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा 10⁹ प्लस होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या है बच्चों? एंटीमनी फटाफट से बता दो, जानते होंगे। तो एंटीमनी जो हमारा है वो एक उपधातु है। क्या है? सॉरी, हाँ उपधातु है। हाँ, एंटीमनी एक उपधातु है। जब मैं आप लोगों को उपधातु पढ़ा रहा था तो उसमें एक एग्जांपल बताया रहा होगा कि एंटीमनी। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब याद कर लो, अभी आपके पास समय है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल में से हाइड्रोजन वही नहीं विस्थापित कर पाएंगी जो स्वयं हाइड्रोजन के नीचे होंगे सक्रियता श्रेणी में। जो ऊपर होंगे वो आसानी से विस्थापित कर देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है FeZnCuMg। बच्चों इसमें कौन सा हाइड्रोजन के नीचे है? अगर आपको सक्रियता श्रेणी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि ये आपके काम आएगा। तो हमारा जो Cu है कॉपर, ये हमारा हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्वयं इनसे गरीब हैं और इनसे नीचे स्थित हैं, और जो उनसे नीचे हैं वो ऊपर वाले को कैसे विस्थापित कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। मैट में मुख्यतः होता है, जो मैट होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? FeS या Cu2S या Cu2S तथा FeS या Cu2S तथा Fe2S3। मैट में बताना है, मैट में मुख्यतः क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो हमारा Cu2S FeS, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल क्या है? पीतल क्या है बच्चों? पीतल ऑप्शन नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा पीतल है धातु है या आधातु है या उपधातु या मिश्र धातु है? पीतल को बताना है बच्चों, पीतल। तो जो हमारा पीतल है ना, पीतल एक मिश्र धातु है, क्योंकि ये कई सारी चीजों से मिलकर बनता है और ये एक मिश्र धातु है जो समान मात्रा में मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको साइंस में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 अब देखो, लिखा हुआ है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। जो ब्यूटेनोन होता है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड CHO, या यहां सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, या फिर हमारा सिंगल बॉन्ड OH, या सिंगल बॉन्ड COOH। ब्यूटेनोन जिसका मतलब है कीटोन समूह। अब कीटोन समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है? CO होता है। ठीक है, क्या होता है? CO, ये वाला। इधर इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, या एथेनोइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल, या मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आपको IUPAC नेम बताना है, एसिटिक अम्ल का। अब एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होगा वो हमारा होगा, देखो इसमें 2 कार्बन होते हैं CH3COOH, इसलिए हमारा ना मेथ में नहीं होगा, ना प्रोप में होगा, एथ में होगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओइक जोड़ा जाता है लास्ट में, और COOH ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्न में से किस यौगिक में कीटोनी समूह है? कीटोन समूह बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है H, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये हमारा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड। फिर यहां आपका V है CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि COOH है। ठीक है, और कीटोन समूह यहां देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, CH3, ये CO, हाँ ये कीटोन समूह है, सही है। ये हमारा अलग समूह है, ये हाँ डी वाला सही है, कीटोन समूह। CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड से CH3, हमारा इधर इधर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चा हो गया सही, क्वेश्चन नंबर 16 का डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं? एसिटिक अम्ल में आपको यह बताना है कि कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, या डी है 4। एसिटिक अम्ल में बताना है, एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु हैं? कितने हैं? एसिटिक अम्ल एक ही है ना, एक तो हमारा उसके साथ CH3COH, और OOH के साथ जो जुड़ा है H वही हमारा है। ठीक है, ये हमारा एक ही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल में हमारा एक ही हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु होता है, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक हैं। असंतृप्त यौगिक बताना है, एथेन, या मेथेन, या एथिलीन, या फिर एथाइल अल्कोहल। देखो मेथेन एथेन जो है वो तो हमारा एल्केन समूह का है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एथाइल अल्कोहल का अगर आप एक संरचना बनाओगे ना, तो इसमें भी आपका क्या आएगा? एक ही सिंगल बॉन्ड आएंगे। और एथिलीन यानी कि एल्कीन समूह है, यानी कि हमारा ये असंतृप्त है, असंतृप्त। ठीक है, एल्केन समूह तो फिलहाल आपका संतृप्त ही होता है, इसमें दोनों में एल्केन है क्योंकि एन जुड़ा हुआ है लास्ट में ना, तो ये तो हमारा दोनों कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब एथाइल अल्कोहल का आप एक संरचना बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, इसलिए हमारा संतृप्त होगा, सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त होगा, और हमारा एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एलाई विकर्ण संबंध दर्शाता है। एलाई जो है वो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है? Na के साथ, K के साथ, Al के साथ, या Mg के साथ? तो एलाई जो है बच्चों वो विकर्ण संबंध हमारा किसके साथ दर्शाता है? Mg के साथ। किसके साथ? Mg के साथ, याद रखना। Mg के साथ हमारा एलाई जो है, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, Mg के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोगों का बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए। किसके? बायोलॉजी के, जो आपका 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोगों के बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए, जो आप लोगों के 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, याद रखना। तो लिखा हुआ पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है। अगर जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें हमें वायु प्रदूषण कम करना है तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? श्वसन का, या प्रकाश संश्लेषण का, या वाष्पोत्सर्जन का, या प्रोटीन संश्लेषण। देखो श्वसन तो मनुष्यों में होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जन होता है, जैसे हम लोगों में उत्सर्जन होता है। प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो है वो वायु प्रदूषण कम कर देता है, क्योंकि यह हमारा प्रकाश संश्लेषण ही है सही ऑप्शन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है CaO तथा CO2 तथा जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। वी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है उपयुक्त में सभी। देखो जो स्वापोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे हैं ना, तो उपयुक्त में से सभी कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, उपयुक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसके साथ निभाता है? उत्सर्जन के साथ, श्वसन के साथ, पाचन के साथ, वृद्धि के साथ। हीमोग्लोबिन को बताना, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, वो हमारा श्वसन के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके साथ? श्वसन के साथ हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये सारे बायोलॉजी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि यार अगर आप देख लोगे ना तो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में आने का, हर साल लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन सारे को तैयार कर लोगे तो फिर आप लोगों का, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं पेपर में, देखो लिखा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन देख लो, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना, श्वसन में, सही है ना? तो देख लो आपका, ये देखो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ना, क्या दिक्कत है। तो ये हमारा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन करता है, या भोजन का वहन करता है, या अमीनो अम्ल का वहन करता है, या ऑक्सीजन का वहन। तो जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किस चीज का? जल का वहन करता है। ठीक है, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ठीक है, अमीबा में, ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या फिर लेशमीनिया में। आपको यह बताना है जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा इन चारों में से किस में होता है। तो जो आप लोगों का अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, और याद रखना ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग ये सारा कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, प्राग कोश में होते हैं। जो प्राग कोश होता है उसके अंदर क्या होता है? वायदल होता है, या अंडाशय होता है, या अंडप होता है, या प्रागकण होता है। तो जो प्राग कोश होते हैं, प्राग कोश के अंदर क्या होता है? प्रागकण होता है। क्या होता है? प्रागकण। तो याद रखना जो हमारा प्राग कोश होता है उसके अंदर प्रागकण होता है, और यही प्रागकण मादा जो है, मादा जनांग यानी कि वर्तिकाग्र पर जाता है। फिर अगला बीज बनता है, फल बनता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, परागण की क्रिया होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, द्विनिषेचन आप लोगों का पाया जाता है, या द्विनिषेचन किसमें होता है? जंतुओं में होता है, जो जंतु होते हैं, या आवृत बीजी पादप में होता है, या अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में। द्विनिषेचन की प्रक्रिया किसमें होती है? जंतुओं में होता है, या आवृत बीजी पादप में, अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में। तो जो हमारा द्विनिषेचन होता है वो आवृत बीजी पादप में होता है। किसमें होता है? आवृत बीजी पादप में। याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। 27 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का इन चारों में से कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय है। अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका नहीं है। डिंबवाहिनी को अंडवाहिनी कहा जाता है, ये भी है। लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये एक नर जनन तंत्र का भाग है। क्या है? नर जनन तंत्र का भाग है। तो ये आप लोग याद रखना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किया था ना, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, प्रभाविता का नियम, एंड आप लोगों का पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, बहुत सारे नियम दे दिए थे। किस पर? पपीते पर दिया था, या आलू पर, या मटर पर, या अंगूर पर। तो बच्चों वो दिए थे मटर पर। किस पर? मटर पर। ठीक है, याद रखना, मटर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर,
समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंग, जिनके जो अंग होते हैं वो समजात होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखो, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, जो हमारा हाथ होता है तथा कुत्ते का जो अग्रपाद होता है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, जो हमारे दांत होते हैं तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की भू स्थली, जो ऊपरी स्थली होता है, या उपयुक्त में सभी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ये हमारे सारे समजात अंग हैं, सबके जाति समान है। ठीक है, समजात अंग है सारे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे अधिक निकटतम है या निकटवर्ती है। जो विकास के दृष्टिकोण से बताना है कि मानव से सबसे अधिक निकटवर्ती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बंदर या चमगादड़ या आपका खरगोश या चिंपैंजी। तो वैसे तो बहुत सारी जगह आपका कुछ भी दिखा रहा होगा, लेकिन हमारा जो सही है, जो बोर्ड एग्जाम आपका सही है, वो हमारा है चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी आपका सही है, आई होप, क्योंकि ये देखो इसका कहीं कहीं दूसरा क्वेश्चन आंसर दे देता है। ठीक है, इसको मैंने देखा है बुक में कहीं अलग दे देता है और आपका विद्या में कहीं अलग दे देता है कहीं। ठीक है, तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो वैसे चिंपैंजी होगा। ठीक है, क्या होगा? चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन देखो, अब हमारा आ गया बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चंस। क्या आ गए? फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स। अभी तक हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के खत्म हो चुके हैं। अब हमारे फिजिक्स के देखेंगे, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। 31 नंबर क्वेश्चन, या किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण है। मतलब अगर आप निकट रखोगे तो आप लोगों का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तथा किंतु अगर आप दूर रखोगे तो उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब आप लोगों का वह दर्पण है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो हमारा क्या होगा देख लो। आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से फटाफट से बता दो, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसका हमारा होगा अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? एक ही ऐसी स्थिति है, वो कहां रखा है? और सब तो आपका उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से पीछे, या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप लोग याद रखना, वो हमारा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रहता है। ठीक है, लास्ट वाली जो हमारा 6 नंबर स्थिति है अवतल दर्पण की, वही वाला है। अब लास्ट वाला आप लोग जानते होंगे कहां रखा रहता है। ठीक है, अब आप लोग अगला देखो 33 नंबर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी की 2 गुनी वक्रता त्रिज्या होती है, हमेशा याद रखना। और आप लोगों का वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो 10 का 2 गुना 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा 20 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है। लिखा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जल का, या कांच का, या प्लास्टिक का, या मिट्टी का। तो जो लेंस बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से? आई होप कि आपको पता होगा। तो वो हमारा मिट्टी है, क्योंकि देखो ये हमारा पारदर्शी नहीं होता है, जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते। और जब तक आप लेंस के द्वारा आर पार ना देख सको तो वो कौन सा लेंस है? जैसे चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वो आर पार दिखाई देता है ना, तो वो हमारा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए हमारा ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 35 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जल, कांच, ठीक है, जिसका अपूर्णांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी 1.5 को 3 से भाग दे दो, मतलब ये 1. तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 × 10⁸
2 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्न में से दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम होगा, न्यूनतम नहीं अधिकतम याद रखना। ठीक है। अधिकतम होगा हीरा में, जल में, कांच में या कैरोसिन में। तो प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा कठोर है उसमें होगा, तो ये हमारा हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपको पेपर में दिखाऊं तो ये देख लो पेपर में कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपूर्णांक अधिकतम होता है जल में, हीरा में, कांच में, कैरोसिन में। ठीक है। टार्पिन की तेल में। तो आपको क्या करना है, हीरा में। ठीक है। तो बच्चों देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 37, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए आपका दूरबिंदु होता है, जो सामान्य स्वस्थ आंख होता है उसके लिए आपका दूरबिंदु होगा। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, बी है आपका 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर या डी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो दूरबिंदु क्या होगा, अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो, जहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आपका इनफाइनाइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परिचारिका द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा, अभिनेत्र लेंस की बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पक्षमाभि द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या अनंत। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो मैं आपको बता दूं अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, एक अस्पष्ट दृष्टि की सबसे न्यूनतम दूरी, और सबसे दूर दूरी होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, जो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है, बैगनी रंग या नीला रंग या काला रंग या सफेद रंग। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस कलर का दिखाई देता है, आकाश। ठीक है। चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखोगे तो किस कलर का दिखाई देगा आपको ये बताना है। ठीक है। तो अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो काला रंग का दिखाई देगा। किस रंग का, काला रंग का। ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, बी है एम्पियर, सी है जूल या डी है ओम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो बच्चों जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। अब विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इसके तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो आप लोग फार्मूला याद कर लेना, उसी से आपका ये लग जाएगा। ठीक है। 784 ओम होगा। ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारा क्लियर करा दूंगा एक वीडियो में। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है या ओम प्रति मीटर या ओम मीटर या मीटर प्रति ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक तो वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखो 44 कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 726 वाट या 736 वाट या 746 वाट या फिर 756 वाट। एक अश्व शक्ति, जैसे एक घोड़े की जो शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, अश्व शक्ति इक्वल टू एक हॉर्स की शक्ति। ठीक है। तो वो हमारा है हॉर्स पावर, तो वो हमारा है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो धारा का प्रवाह होगा बच्चों वो हमारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को द्वारा हमारा धारा का प्रवाह होता है, ये याद रखना। ठीक है। और 46 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है,
तो जो गतिमान आवेशित कण होता है वो हमारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों। अगर आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि हमारा दोनों सही हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनित्र है या गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मोटर। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है इन चारों में से वो कौन सा है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो हमारा वैद्युत जनित्र है। क्या है, वैद्युत जनित्र। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। डायनमो बताना है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, डायनमो जो हमारा है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 48 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक परत परावैंगनी किरणों की पृथ्वी को आने से रोकती है। जो परावैंगनी किरण होता है उसको पृथ्वी पर आने को रोकती है, क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन का परत या हाइड्रोजन परत। तो ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ओजोन परत क्या है, ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है, परावैंगनी किरणों को आने से रोकती है। कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म जो है वो समूह है वो किसका है, जीवाणुओं का है। किसका, जीवाणुओं का। ठीक है, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे वो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहां देखो पहला प्रश्न है कि ऊष्मा क्षेपी, जो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है जिसे हम लोग दहन कह सकते हैं, दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है, एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो अब आप लोग सबसे पहले आप लोग समझिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होना। ठीक है, शोषी, इसमें क्या लगा हुआ है, ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण होना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, और क्षेपी का मतलब होता है कि बाहर निकलना। तो अब आपको बहुत आसान से समझ में आ गया होगा आपके लैंग्वेज में। तो सबसे पहले समझो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में, मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इसमें क्या होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, मतलब जो उत्पाद होता है उसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब अगर उत्पाद बनना है, कोई प्रोडक्ट बनना है तो उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम लोग ऊष्मा क्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या आपको पता चल गया ना। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल भी समझ लो, आसान सा एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं, बहुत ही ज्यादा आसान, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें क्या है, मैंने लिया CH4। CH4 क्या है, मेथेन है ना, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो मेथेन है जो कि आपकी गैस की अवस्था में है। किसकी अवस्था में, गैस की अवस्था में। इसमें प्लस मैंने कर दिया 2O2 जो कि मेरा ऑक्सीजन है, ये भी गैस की आवश्यकता, मतलब गैस में है। तो आपको गिफ्ट आउट क्या मिलेगा, यहां मिलेगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस ही है, प्लस H2O, 2H2O मिलेगा, ये भी भाप के रूप में है गैस की अवस्था में। प्लस, अब ध्यान से यहां समझना, ऊष्मा। प्लस ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होना, ऊष्मा का बाहर निकलना। ठीक है, तो ये प्लस ऊष्मा हो गया, तो इसलिए हमारा ये होगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या होगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब हम लोग समझेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा है वो अवशोषित होती है, उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल समझ लो बहुत ज्यादा आसान तरीके से। इसमें क्या है, एग्जांपल देखो। अब ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी में यही डिफरेंस है कि ऊष्मा क्षेपी में हमारा ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी कि प्लस ऊष्मा रहेगा, और ऊष्मा शोषी में क्या होता है, इसमें माइनस ऊष्मा होता है। ऊष्मा माइनस होता है, ऊष्मा उत्सर्जित नहीं बल्कि अवशोषित होती है। कहने का मतलब है, अगर मैंने N2 में प्लस O2 मिला दिया, यानी कि नाइट्रोजन में मैंने प्लस ऑक्सीजन मिला दिया, तो गिव्स आउट हमें क्या मिलेगा, 2NO। क्या मिलेगा, 2NO, और माइनस ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ऊष्मा। बस ये हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में। अब आप बताओ क्या नहीं समझ में आया।
देखो, जिसमें अगर मान लो पहचानने के लिए आ जाए तो माइनस ऊष्मा लगा रहेगा, वो समझ जाना ऊष्मा शोषी है। जिसमें प्लस ऊष्मा लगा रहेगा वो समझ जाना कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। बस इतनी सी बात है, इतना सा समझना है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं है, एक आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिएक्शन तो समझना पड़ेगा। रिएक्शन अगर आपने समझ गए इसका तो फिर बहुत ज्यादा आसान लगेगा, अगर रिएक्शन नहीं समझ में आया तो नहीं आसान लगेगा। सेकंड में पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए और इसकी व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी अच्छे से व्याख्या करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको एक रिएक्शन के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है। देखो अर्धरोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, नमी और जल, जो आर्द्रता होता है, नमी होता है और जल के संपर्क में आकर, मतलब इसके जब संपर्क में आता है तो संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या होता है, बड़ी तीव्रता से, बड़ी तेजी से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और कि एक बहुत कठोर पदार्थ है, अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। ठीक है, तो अब आप लोग ये समझ लो क्यों रखा जाना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये बता रहा हूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी अगर बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत कठोर पदार्थ है, अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। ठीक है, तो यह मैं आपको अभिक्रिया का समीकरण समझा रहा हूं। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखता हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सभी को पता है, CaSO4 × ½ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसमें आपको मिलाना है 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, H2O यानी कि वाटर। अब अगर आपने इसको मिलाया तो ये हमारा क्या बन गया, CaSO4 × 2H2O। ये है बच्चा हमारा जिप्सम। क्या है, जिप्सम। ठीक है, ये है जिप्सम। बस हो गया, ऐसे आपको समझना है। ये हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, में नाम भी लिख देता हूं। ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाटर है, ये जिप्सम है। ठीक है, बस ये समीकरण समझना है बस। इसीलिए हम लोग इसे अर्धरोधी बर्तन में रखते हैं ताकि अभिक्रिया ना हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बहुत ही बार आया हुआ है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। आपने देखा होगा, रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कैसे लिखना है चलो बताते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है। अगर आप पेपर में देखोगे तो हर पेपर में लगभग आया हुआ है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डाल दो। अब देखो वे अभिक्रियाएं, मतलब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझना कि वे अभिक्रियाएं जिसमें या जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो हम लोग उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि मान लो ये है तो इनको हटाकर यहां कर देना, विस्थापित करना, प्रतिस्थापन करना। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहां वही मैंने बताया कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के, ठीक है, कोई भी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक, कोई एक हो या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, तो वही हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल लाइक एज मैं लेता हूं मेथेन CH4। ठीक है, CH4 क्या है, ये हमारा है मेथेन। क्या है, ये है मेथेन। ये आप लोग इसका फार्मूला, मेथेन का फार्मूला याद रखना, भूलना मत। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। एंड Cl2, ये क्या है, Cl2 क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। एक एक पॉइंट को याद रखना, क्लोरीन। ठीक है, अब इसकी मैंने अभिक्रिया कराई तो ये हमारा है धूप, यानी कि ताप, धूप में। तो फिर हमें मिलेगा क्या, यहां मिलेगा CH3। अब देखो यहां CH3Cl, अब ये जो है ये इनके साथ जुड़ गए ना। ठीक है, एंड प्लस HCl, बस यही प्रतिस्थापन हो गया। बस ये है Cl से होता है क्लोरो, क्लोरो, और CH3 का मतलब होता है मेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है,
एंड यही हमारा प्रतिस्थापनीय उत्पाद है, यहां से ये Cl जो है वो यहां से यहां प्रतिस्थापन हो गया, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl से। बस तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना, यही है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिया है, ये बहुत ही बार आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि ये रिएक्शन समझाना जरूरी है। कितनी बार आया हुआ है? 2020 में आया, देखो 2015 में आया हुआ है, 2016 में, 2017 में एंड 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है, 2020 में भी। तो देख सकते हो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। जो एथिल अल्कोहल है उससे आप एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे, और या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या मिलता है? एथिलीन मिलता है। तो वही बताया गया कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आप छोटा सा पॉइंट लिख देना ताकि एग्जामिनर और भी अच्छे से समझ जाए उत्तर जब पढ़े। देखो यहां आप लोग लिख देना, क्या लिखना कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल। तो फिर क्या होगा, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक, ठीक है, सॉरी सल्फ्यूरिक लिखना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करोगे, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या करना है? गर्म करने पर क्या मिलता है? एथिलीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिलीन प्राप्त होता है, ठीक है, समझ में आया? यही एथिल अल्कोहल है। अब एथिल अल्कोहल देखो मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है, इसमें 2 कार्बन की संख्या है एंड प्लस हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4, इसको गर्म किया। सबसे पहले आप 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना, ठीक है। ये 2 चरणों में रिएक्शन होगा, एक बार में नहीं मिलेगा। तो हमें मिलेगा C2H5HSO4 एंड प्लस H2O, पानी बाहर निकाल देना। अब हमारा ये नाम आप लोग, ये एथिल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसको आप पूछोगे, ये हमारा है देखो मेथ एथ, एथिल फिर H से हाइड्रोजन और SO4 से सल्फेट, ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो हमारा जल ही है। अब क्या करना है, दोबारा रिएक्शन कराना है। किस चीज का? ये जो हमारा एथिल अल्कोहल सल्फेट है C2H5HSO4, अब इसको आप लोग गर्म करो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें मिलेगा C2H4, यानी कि ये हमें मिल गया एथिलीन। क्या मिल गया? यही तो हमें बनाना था, एथिलीन ही बनाना था ना, ये एथिलीन। बस अब जो बचा उसको बाहर कर दो, H2SO4 बच गया, बाहर कर दो। ये हमारा क्या है? ये हमारा एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। बस ये हो गया हमारा रिएक्शन। मुझे क्या प्राप्त करना था? एथिल अल्कोहल से एथिलीन, तो मिल गया ना। 2 चरणों में रिएक्शन है, ये याद रखना, ठीक है, ताकि आप लोगों का पूरा हो जाए। अगर ऐसा कहे कि हमारा जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से एथिलीन प्राप्त करो, तो इसको डायरेक्ट गर्म कर सकते हो, लेकिन हमें यहां से पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 समझो स्टूडेंट।
मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। जो मेंडलीफ का आवर्त नियम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो क्या होता है, उसकी व्याख्या करनी। बहुत छोटा सा नियम है, लघु उत्तरीय में आएगा, तो इतना ही लिख कर आना, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। इस नियमानुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने कहा था परमाणु भार के आवर्ती फलन, किसके, परमाणु भारों के आवर्ती फलन। लेकिन अगर वही हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी की मोजले की आवर्त सारणी देखें तो उसने कहा था कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, किसके, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। तो इतना याद रखना, मेंडलीफ ने परमाणु भार कहा था, ठीक है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर समान गुणों वाले तत्व एक नियमित अंतराल के बाद आते हैं, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बस इतना सा है, बस इतना सा आप तैयार कर लो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी खत्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग 6 वाला देखेंगे। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने देखा है बहुत बार आया हुआ है कि वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। जो वायवीय शोषण होता है, अवायवीय या ऑक्सी या अनऑक्सी शोषण, दोनों में चाहे आप वायवीय कहो या अवायवीय कहो और ऑक्सी कहो या अनऑक्सी कहो, दोनों नाम में एक चीज दिख रहा होगा कि वायवीय में वायु है, अवायवीय में वायु नहीं है। ऑक्सी में ऑक्सीजन है, अनऑक्सी में ऑक्सीजन नहीं है। अगर वायु होगा तभी ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो वायवीय को ऑक्सी कहा जा सकता है, अवायवीय को अनऑक्सी कहा जा सकता है, ठीक है। एक तरफ आप हेडिंग डालो वायवीय शोषण, एक तरफ हेडिंग डालो अवायवीय शोषण, ठीक है। तो वायवीय शोषण देखो कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय शोषण होता है वो ऑक्सीजन जो होता है O2 उसकी उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और अवायवीय शोषण जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। देखो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया ना, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होगा। अगला है कि इसमें जो है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल अंतिम उत्पाद है। इसमें क्या है, CO2 जो है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जल अंतिम उत्पाद है, और इसमें है इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद है। अवायवीय शोषण में जो एथेनॉल होता है और लैक्टिक अम्ल होता है ये अंतिम उत्पाद होते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, यह माइटोकॉन्ड्रिया एंड हमारा साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है यह केवल हमारा साइटोप्लाज्मा में होता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मा दोनों में होता है, ये केवल साइटोप्लाज्मा में होता है। इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं, इसमें 2 ATP अणु मुक्त होते हैं, ठीक है। बस इतना 5 पॉइंट याद रखना, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं, 5 पॉइंट याद रखना, ठीक है। जो मैंने बता रखा है उसको तैयार कर लो। आगे आ जाओ, इसमें हम लोग अब देखो ये दोनों तो आप अंतर तैयार कर लेना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसको तैयार कर लोगे तो अच्छा रहेगा। पहला, रुधिर तथा लसिका में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाक से तैयार कर लो अब आप लोग। एंड धमनी तथा सिरा में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो। तो मतलब मैंने आपको वायवीय अवायवीय बता दिया, अब ये दो आपकी जिम्मेदारी है, होमवर्क आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है प्रागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। जो प्रागण की क्रिया है, ठीक है, वो निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। ये हमारा आपका और ये निषेचन, ठीक है, किस प्रकार भिन्न है। देखो सबसे पहले प्रागण समझो। प्राग कणों के प्राग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया प्रागण क्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं की संलयन नहीं होता। इसमें किसी भी दो प्रकार का संलयन नहीं होता। जैसे मान लो नर और मादा होते हैं निषेचन में, तो इसमें दो कोशिकाओं का संलयन होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता। यह निषेचन से पहले की क्रिया है, यह निषेचन की पहले की क्रिया है। और निषेचन क्या है, निषेचन में नर व मादा युग्मक का संलयन होता है, यानी कि दो कोशिकाओं का संलयन होता है तथा युग्मनज बनता है। और यह प्रागण जो है प्रागण के बाद की क्रिया है, ठीक है। ये प्रागण के बाद की क्रिया है, निषेचन की पहले की क्रिया है, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, लेकिन ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना, ठीक है। अगला देखो, एक संकर संकरण द्वि संकर संकरण से आप क्या समझते हो। एक संकर संकरण सबसे पहले समझो, विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। एक जोड़ा का मतलब अगर आपने लंबा लिया तो एक उसका बौना लो, एक ही जोड़ा, एक जोड़े में दो होते हैं, उनका विपरीत प्रभावी अप्रभावी दोनों ले। जैसे लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधे के बीच संकरण, ये लाल वाला हमारा प्रभावी है, सफेद वाला अप्रभावी है, मतलब एक ही जोड़ा होना चाहिए, बस। अब हम लोग समझते हैं द्विसंकर संकरण।
देखो द्विसंकर संकरण में क्या है, जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा मध्य, ठीक है, दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के द्वारा संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में दो जोड़ा होते हैं और एक संकर संकरण में एक जोड़ा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है द्वि और उसका एक। तो जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पीले गोल बीज वाले हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे के मध्य संकरण है, ठीक है। तो ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब कुछ आप लोग भी तैयार कर लेना, जगह फिजिक्स में आप लोग तैयार कर लेना। अवतल जो है दर्पण है, लेंस है, उन सब की जो प्रतिबिंब बनाना होता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाया जाता है अवतल दर्पण लेंस सब में। एंड निकट दृष्टि दोष तैयार कर लेना, मैं आपको बता देता हूं निकट दृष्टि दोष, साथ में दूर दृष्टि दोष भी तैयार कर लेना, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन तैयार करो जो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, और भी वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद भी आया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं अब आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ बेकिंग पाउडर, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो या फिर इसे आप खाने वाला सोडा भी कह सकते हो, ठीक है, का रासायनिक नाम सबसे पहले लिखना है, एवं अणुसूत्र लिखना है, बनाने की विधि लिखना है, भौतिक गुण लिखना है, रासायनिक गुण लिखना है, सब कुछ आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, और रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये समझो कि जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट आपको इसका रासायनिक नाम पता चल गया तो आप इससे ही आप अणुसूत्र भी बना सकते हो। इसका सूत्र देखो, Na से होता है सोडियम, H से होता है वाई और CO3 से होता है कार्बोनेट। तो ये हो गया NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है, या अणुसूत्र NaHCO3, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अणुसूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये समझना है कि यही हमें बनाना भी है, ठीक है। अब ये हमें बनाना कैसे है, क्योंकि हमें बेकिंग पाउडर ही बनाना है और बेकिंग पाउडर का सूत्र पता चल गया तो आप ये समझो कि हमें यही बनाना भी है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन जरूर समझ लेना ध्यान से। बनाने की विधि, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा, मतलब इसकी अधिक मात्रा हो कार्बन डाइऑक्साइड की, गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो अब आप लोग इससे कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमने लिया NaOH यानी कि हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इसमें आपको CO2 प्रवाहित करना है। क्या प्रवाहित करना है? CO2। तो इसमें मैंने CO2 प्रवाहित कर दिया, तो CO2 प्रवाहित किया तो यहां हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा Na2CO3 एंड प्लस H2O। लेकिन अब आपको इसको बैलेंस भी करना होगा, यहां Na2 है तो यहां 2 कर दो, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब ध्यान से ये समझना है, अभी हमें ये चीज नहीं मिला, NaHCO3 नहीं मिला, केवल Na2CO3 मिला है, मतलब केवल सोडियम कार्बोनेट मिला है। लेकिन हमें बनाना क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रवाहित करना है। तो अभी समझ लो एक ही बार प्रवाहित हुआ तो एक बार और प्रवाहित कर दो, ठीक है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिला है इसको आप एक बार लो, तो यहां हमें Na2 मिला है, ठीक है, CO3 मिला है, प्लस H2O मिला है, एंड प्लस आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करना है, ठीक है। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपका रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया तो अब यहां 2 Na है तो 2 Na लगा देना, ठीक है, और HCO3 ये हमारा क्या हो गया, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसी को हमें बनाना भी था। सोडियम बाइकार्बोनेट तो ही बनाना था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। क्या दिक्कत है? ऐसे ही, और ऐसे एक और रिएक्शन आप बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में H2O जलीय विलयन है, या फिर आप ये कई तरीका होता है बनाने का, कई तरीका होता है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत सरल तरीका बताया कि आप एक बार में समझ जाओ, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से जरूर समझना। देखो अब हम लोग समझेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर फर्स्ट गुण है कि यह हल्के सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। देखो जो खाने वाला सोडा होता है वो हल्के सफेद रंग का, ये सफेदी रंग का होता है और ये हमारा क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना पॉइंट नंबर फर्स्ट।
सेकंड है कि जल में अल्प विलेय है, बिल्कुल नहीं घुल जाता एक में कि एकदम जल में घुल जाए, नहीं, वो ऐसे ऐसे मतलब एकदम अल्प विलेय है, ठीक है, थोड़ा घुलेगा और पूरा नहीं घुलेगा। इसका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन इसमें है तो भाई अम्लीय होगा ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भौतिक गुण। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं कि इसका रासायनिक गुण क्या है, ठीक है। रासायनिक गुण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भौतिक गुण अगर आपको समझ में आ गया तो रासायनिक गुण भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आप रासायनिक गुण में फर्स्ट रासायनिक गुण समझना कि इसको गर्म करने पर, मतलब जो हमारा है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 गैस निकलती है, तथा जो हमारा CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बाहर निकलती है, ठीक है। कहने का मतलब अगर मैंने 2NaH यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया CO3, तो अगर हमने इसको गर्म किया, क्या किया, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया, ठीक है। यहां ऊपर लिख दो गर्म करने पर, ताकि पता रहे रिएक्शन में, गर्म करने पर। अब इसको अगर आपने गर्म किया तो कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तथा जल में टूट जाता है H2O, ठीक है, जल और प्लस हमें CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये गैस बाहर। बस इतना सा रिएक्शन समझना है, गर्म किया तो फिर हमें पता चल गया, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इसका उल्टा है, देख लो इसका हमारा उल्टा है, इस चीज को मतलब ये जो मिला है, नहीं, हाँ ये वाला, ठीक है, यहां हमें प्लस CO2 है ना, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, ये चीज, ये वाला, ये चीज यहां पीछे मिला है और ये जो मुझे मिला था ये आगे मिला है, बस, ठीक है। ये इसका उल्टा है सेम। अगला देखो, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है। तनु अम्ल के साथ क्रिया करा दो, तनु अम्ल का मतलब चाहे आप कोई भी अम्ल ले सकते हो, HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, सब कुछ जो आपको तनु अम्ल है। तो अब मैंने लिया क्या, मैं लेता हूं NaH, पहले आप NaH लो एंड CO3। अब इसका आप तनु अम्ल के साथ क्रिया करा दो, जैसे हमारा HCl है, इसके साथ मैंने क्रिया कराया, तो HCl के साथ अगर आप क्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां मैंने HCl के साथ तो NaCl यानी कि हमें लवण मिला, NaCl यहां से निकल गया, Na यहां से, Cl यहां से, एंड प्लस और जल भी निकलेगा, H2O भी बाहर निकल गया, प्लस CO2 भी बाहर निकल गया, ये हो गया बस। तो ये आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और तनु अम्ल के साथ मैंने क्रिया करा दिया और आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा हो गया पूरा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण एंड रासायनिक सूत्र, अणुसूत्र, सब कुछ, ठीक है। इतना आपको लिख कर आना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोग ध्यान से देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोग को लिखिए। सबसे पहले आपको यह बताना है कि आखिर विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, फिर आपको उसका अनुप्रयोग भी लिखना है, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा देनी है। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी को कहा जा सकता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी, ठीक है, एक ही चीज है, चाहे आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहो चाहे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो, ठीक है। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इनके अनुप्रयोग लिखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इनका अनुप्रयोग लिखो, मतलब क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी याद रखना कैसे आता है। अब मान लो मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा दिया, बोर्ड एग्जाम में धातुओं की सक्रियता श्रेणी आ जाए, कहोगे सर पढ़ाया ही नहीं, एक ही चीज है, ये ध्यान रखना, ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आखिर हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, डिफिनीशन क्या है, ठीक है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है, या फिर इसे आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहो या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहो, ठीक है, वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। जो धातुओं की क्रियाशीलता है सबसे ऊपर सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, फिर ऐसे नीचे नीचे आप घटते 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 क्रम में जाओगे, सबसे नीचे आपको सबसे कम अभिक्रियाशीलता वाला तत्व मिलेगा, ठीक है। तो व्यवस्थित किया जाता है, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आप लोगों का सक्रियता श्रेणी है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ये परिभाषा समझ में आ गया ना, परिभाषा अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको यह समझना है कि अब आप हम इस श्रेणी को कैसे देखें, कैसे तैयार करें, तो वो आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको परिभाषा समझ में आ गया, आखिर धातुओं की सक्रियता श्रेणी होता क्या है, फिर आप लोग समझो। सबसे पहले हमारा है के, ठीक है, के का मतलब है क्या, यहां मैं लिख दूं, कहो तो नाम सारे का लिख दूं। देखो
के का मतलब होता है बच्चों पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। ठीक है, ये हमारा सबसे ऊपर के है जो है पोटेशियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व। ठीक है, फिर Na है अर्थात हमारा ये क्या है? सोडियम। एक एक चीज को समझो। फिर हमारा Na है ना, सोडियम है। ठीक है, अब आप लोगों का Ca है कैल्शियम। एक एक पॉइंट को समझ लो ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर ये आप लोग ध्यान से समझ लो। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर Mg से होगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम। ऐसे करके आप सारे का नाम लिख सकते हो। ठीक है, Al से क्या होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। और भी बता दें सारे का। Zn से क्या होता है? जिंक। ठीक है, Zn से क्या होता है? जिंक। Fe से आयरन। क्या होता है? आयरन। Pb से बच्चों, Pb से होता है लेड यानी कि सीसा। H से होता है हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन होता है। Cu से बच्चों, Cu से कॉपर। क्या होता है? कॉपर। ठीक है, Hg से क्या होता है? Cu से तो कॉपर हो गया। Hg से हमारा मरकरी। ठीक है, या फिर पारा कह सकते हो। ठीक है, Hg से मरकरी। Ag से बच्चों, ठीक है, Ag से क्या होता है? सिल्वर। एंड Au से क्या होगा? गोल्ड यानी कि सोना, गोल्ड। बस ये आप लोगों को नाम पता चल गया। अब इतना अगर आपको नाम पता चल गया तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। फिर ऐसे नीचे आते चले जाओगे, घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगी। ठीक है, फिर ऐसे सबसे नीचे आओगे तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता मिलेगी। अब एक बात याद रखना, जो हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व हैं, ये हाइड्रोजन के नीचे का तत्व है, वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है अम्ल से कम अभिक्रियाशील है, मतलब हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। और जो ऊपर वाले हैं ये सब अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, रिएक्शन भी आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सोचा कि समझा दें। तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर है ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर लेंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दो अनुप्रयोग समझ लो, वही के अकॉर्डिंग है जो मैंने अभी बताया है। देखो, जैसे पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। तुलना का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आए तो आप छोड़ो ना। ठीक है, जैसे मान लो हमारा यहाँ Na है। ठीक है, Na है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ Al है, फिर हमारा Cu कॉपर है, नीचे कॉपर है। अब इसमें ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर। अब इसमें अगर एक बात पूछ लिया जाए कि निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? Na है ना। क्यों? अब कारण पूछ लिया क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी में Al और Cu के ऊपर स्थित है। और सबसे कम अभिक्रियाशील पूछ ले तो Cu। क्यों? क्योंकि ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी में Na और Al के नीचे स्थित है। बस हो गया। तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्या किया जा सकता है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। ठीक है, अगला देखो सेकंड नंबर कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता की जानकारी होती है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि धातुओं द्वारा अम्ल विस्थापित होगा, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएगा या नहीं। ठीक है, इससे अगर ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तो कर लेगा, कम अभिक्रियाशील होगा तो नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बात समझना है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तभी समझ पाओगे। देखो, परिभाषा में कुछ भी नहीं है, 2-3 लाइन 4 लाइन का है और बहुत आसान है। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 2-3 लाइन में आ जाएगा, लेकिन इसका रिएक्शन थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, साबुनीकरण पर भी टिप्पणी आता है एंड आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता होंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर भी टिप्पणी आता है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर भी टिप्पणी आता है। स्मिट अभिक्रिया पर भी टिप्पणी आता है। ठीक है, किडमन पर भी टिप्पणी आता है। तो भाई ये सब तैयार कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा, साबुनीकरण पर आता ही है और कुछ चीजों पर आता है जो आप लोग तैयार कर लेना। जैसे हमारा संयोजन अभिक्रिया पर टिप्पणी आ जाता है एंड वियोजन पर भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, एंड ऐसा करके बहुत सारी चीजें हैं। एस्टरीकरण पर टिप्पणी आ जाता है। एस्टरीकरण पर देखो, जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन तथा उनकी यौगिक, उसमें से टिप्पणी बहुत ही ज्यादा आता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लोग साबुनीकरण देखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, उच्च अणुभार वाले, जिसका अणुभार जो होता है वो उच्च होता है, सबसे ज्यादा होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, जो सोडियम होता है Na, सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, ठीक है। और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ये जो हमारे वसा होते हैं, तेलों वसाओं के तनु NaOH व KOH, NaOH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। और इस क्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। चाहे आप NaOH ले लो रिएक्शन में, चाहे आप KOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग यहां थोड़ा सा समझना रिएक्शन, ठीक है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, साबुन बनाने की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो समझना। तो सबसे पहले हम लोग यहां सूत्र लिखेंगे ट्राइस्टेरीन वसा का, ठीक है। तो चलो मैं आपको लिख कर समझाता हूं। यहां क्या है कि CH2 OCO C17 H35, CH2 OCO C17 H35, फिर आपको कार्बन कार्बन के नीचे बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड। फिर यहां CH है OCO C17 H35, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ऊपर वाला सेम नीचे लिख दो, CH2 OCO C17 H35, ठीक है। अब आप लोग यहां ध्यान से समझना, यहां हम लोग लेंगे, देखो अब यही आपको पॉइंट समझना है। यहां आप 3 NaOH लेना है या फिर आप 3 KOH भी ले सकते हो। मैंने क्या कहा है, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट समझना पड़ेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब रिएक्शन क्या मिलेगा, अभी मैं आपको नाम सारे का बता दूंगा, चिंता मत करो। देखो यहां से हम लोग लेंगे CH2, देखो यहां से हम लोग क्या लेंगे, CH2 और यहां से OH, ठीक है। CH2 OH, फिर सिंगल बॉन्ड यहां से CH लेंगे, यहां से OH लेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लेंगे, OH लेंगे, ठीक है। एंड प्लस 3 C17 H35 COONA। अब एक एक का नाम समझ लो। देखो ये हमारा बच्चों वसा, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइस्टेरीन, या फिर इसे आप ब्रैकेट में वसा लिख देना, ठीक है। इसका नाम तो सभी लोग जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा है ग्लिसरॉल, क्या है, ग्लिसरॉल। और ये हमारा है सोडियम सिट्रेट या फिर हमारा साबुन, साबुन लिख दो डायरेक्ट, साबुन यही है, ठीक है। साबुन का फार्मूला याद कर लेना अगर बोर्ड एग्जाम में। बस ये हमारा हो गया साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना, छोड़कर मत आना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। और अगर आप लोग छोड़कर आओगे तो फिर समझ लो आपका छूट जाएगा नंबर। अगला देखो स्टूडेंट, बायोलॉजी से हमारा क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी का लॉन्ग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंडल का, ठीक है। मेंडल का नियम अलग अलग पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो यार रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, मतलब 7 नंबर में। और हाँ ये याद रखना कि अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना, ठीक है। मान लो प्रभाविता का नियम बताओ 2 नंबर में, पृथक्करण का नियम बताओ, स्वतंत्र अभिवन का नियम बताओ, तो फिर आप लोगों को पता होगा तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो वही पता तो अभी आप लोगों को चल ही जाएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो मैं आपको एक एक नियम को समझाता हूं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि मेंडल के अनुवांशिकता का नियम लिखिए, ठीक है। जो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये कई प्रकार से आता है, एक ही तरह से नहीं आता, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ सकता है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम लिखिए, मेंडल के वंशागति का नियम लिखिए, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मेंडल ने कितना नियम दिया था। तो मेंडल ने बच्चा 3 नियम दिया था। पहला प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम, ठीक है। 3 नियम दिया था। और इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना था? मटर का पौधा। मटर के पौधे का रासायनिक नाम, सॉरी आपका वैज्ञानिक नाम होता है जो आपका पायसम सटाइवम, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना एक एक पॉइंट को, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख कर आना। तो अब हम लोग समझेंगे ये हमारा इसके तीनों नियम, ठीक है, मेंडल के तीनों नियम का। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रभाविता का नियम।
तो इसमें क्या है, जब विपरीत लक्षण का मतलब लंबा हो, बौना हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब विपरीत हो, एक दूसरे से विपरीत हो। लंबा है तो बौना होना चाहिए, ठीक है, गोल है तो झुर्रीदार होना चाहिए, पीला है तो हरा हो। ऐसे करके आपके कई सारे विपरीत लक्षण दिए थे मेंडल ने प्रभावी जो हमारा प्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण, विपरीत लक्षण, ठीक है। तो जब विपरीत लक्षण लंबा तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, संकरण का मतलब होता है रिएक्शन जैसे होता है ना, इसमें संकरण होता है। प्रभावी लक्षण वाला अपना जीन वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रभावी लक्षण वाला जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण अपना जीन प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब जो प्रभावी लक्षण होता है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हम समझें, तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखो ये हमारा है लंबा, ठीक है, कैपिटल टी जिसे कहा जाता है टैल, ये हमारा शुद्ध लंबा है, और जिसे आप लोग कह सकते हो बच्चों शुद्ध लंबा, और इसे आप लोग क्या कह सकते हो, प्रभावी। क्या कह सकते हो बच्चों, प्रभावी लक्षण है, प्रभावी है, ठीक है। अब आप लोग इधर लो स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी, और इससे आप कहो शुद्ध बौना। क्या कहोगे, शुद्ध बौना, और इसको आप लोग कह सकते हो अप्रभावी। क्या कह सकते हो, अप्रभावी, ठीक है। प्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया। अब बात समझो, यहां से आपको संकरण कराना है। देखो बस हो गया, संकरण में कुछ नहीं होता। देखो यहां आप लोग एक टी यहां से ले लो, एक स्मॉल टी यहां से ले लो, एक एक आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कैपिटल टी आगे, इसलिए लंबा बनेगा, लंबा पौधा। अब बताओ अगर लंबा पौधा बना तो कौन सा अपना लक्षण प्रदर्शित किया, प्रभावी वाला ना, तो प्रभावी वाला ही तो अपना लक्षण प्रदर्शित करा। तो फिर हमारा, इसीलिए तो मैंने कहा है कि प्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम समझो, पृथक्करण का नियम समझो, पृथक्करण का नियम, ठीक है। देखो पृथक्करण के नियम में क्या कहा था मेंडल ने, कि पृथक्करण के नियम अनुसार कारक जो है, कारक वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, इसी को कहते हैं पृथक्करण का नियम। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, वैसे तो बुक में पढ़ोगे तो बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, गाइड में पढ़ोगे तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैं आपको एक छोटी छोटी लाइन से समझा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो आप बहुत बड़ा लिख भी सकते हो। तो पृथक्करण के नियम में बस यही है कि जो कारक है वो युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, ठीक है। जो कारक है वो युग्मक बनते समय। अब देखो मैं आपको समझाता हूं संकरण के साथ। जैसे मैंने लिया कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी। अब लंबा होना तो पता ही है कौन सा है, ये लंबा है, कैपिटल टी, ये बौना है, ठीक है। एंड लंबा हो गया, बौना हो गया। अब ये हमारा कारक है, क्या है, कारक। अब कारक युग्मक बनते समय, युग्मक कैसे बनेगा, तो इन सबको आधा आधा तोड़ दो, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, ये हमारा युग्मक हो गया। क्या हो गया, ये युग्मक। तो अब यही तो मैंने बताया है, यही कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक तो हो गए, यहां दो थे एक एक हो गया अलग अलग। तो ये हो गया सेकंड नियम जो कि मेंडल का था, पृथक्करण का नियम, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं स्वतंत्र अभिमन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अभिमन का नियम थोड़ा सा अलग है, हार्ड है थोड़ा सा, तो इसलिए ध्यान से समझना। इसमें क्या है कि स्वतंत्र अभिमन के नियम में कह रहा है, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। इसमें एक ही लक्षण नहीं है, इसमें दो लक्षण है एक साथ। जैसे अगर गोल है तो झुर्रीदार रहेगा, पीला रहेगा तो हरा रहेगा, ठीक है। तो अब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जो दोनों लक्षण के जीन हैं वो युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और इस नियम को स्वतंत्र अभिमन का नियम कहते हैं। और इसी नियम को क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अभिमन का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा है गोल है, दो लक्षण लेना है, मतलब दो लक्षण का मतलब चार चीजें लेना है, ठीक है। तो गोल के साथ पीला, ये दोनों हमारा प्रभावी है, गोल पीला प्रभावी है। अब गोल का जो हमारा अप्रभावी होगा वो झुर्रीदार होगा। क्या होगा, झुर्रीदार, ठीक है, गोल का झुर्रीदार। और जो हमारा पीला है इसका होगा हरा। क्या होगा, पीला का हरा हो जाएगा। अब गोल को मतलब राउंड यानी कि कैपिटल आर और एलो, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर देना इधर। मतलब इधर आप लोग स्मॉल आर, स्मॉल वाई कर देना, ठीक है।
अब देखो यहां से आप एक आर, ठीक है, कैपिटल आर ले लो और एक कैपिटल वाई, ठीक है, एक एक लेना है, और इधर आप लोग एक स्मॉल आर ले लो, एक स्मॉल वाई ले लो, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ संकरण कराओ। देखो अब यहां हमारा क्या होगा, इन दोनों को एक साथ कर लो। इधर हमारा एक कैपिटल आर मिलेगा, एक कैपिटल, देखो स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, और ये भी हमें क्या मिला, प्रभावी ही, गोल और आर आर पीला, स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित किए, बस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वतंत्र अभिमन का नियम। तो मेंडल का तीनों नियम बहुत ज्यादा आसान था, कोई हार्ड नहीं है, मतलब अगर आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आप लोगों को बहुत सारे लोग पढ़ाए भी होंगे, लेकिन सत्यापन नहीं पढ़ाए होंगे, ठीक है, केवल ओम का नियम बता देते हैं, सत्यापन कोई नहीं पढ़ाता। तो मैं आप लोगों को ओम का नियम भी पढ़ाऊंगा और साथ में सत्यापन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ओम के नियम का कैसा सत्यापन हुआ। तो देखो आपको इसमें यह समझना है कि ओम का नियम क्या है, जो हमारा ओम्स लॉ है वो क्या है, और इसका सत्यापन भी करना है, सत्यापन भी कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप ओम का नियम समझ लो बहुत आसान तरीके से। ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था का मतलब होता है जैसे ताप, दाब, ये सब भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, समान रहे, मतलब इक्वल रहे, समान रहे, तो किसी कंडक्टर या चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। यहां कहने का मतलब है जो विद्युत धारा होगा, ठीक है, वो विभवांतर है जैसे, और विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो मतलब जो हमारा विभवांतर है वो समानुपाती है धारा की, ठीक है। यहां कहने का मतलब है जो B है वो समानुपाती है I के, V समानुपाती I। अब जैसे आप समानुपाती चिन्ह को हटाओगे, यहां बराबर का निशान लग जाएगा, और यहां एक स्थिरांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्थिरांक, और यहां I आ जाएगा, ठीक है। अब स्थिरांक का मतलब है यहां R आ जाएगा, V बराबर RI हो जाएगा। अब कहोगे सर यहां R क्या है, जहां R जो है, R चालक का प्रतिरोध है, क्या है, चालक का प्रतिरोध है। अब यहां से अगर मैं ये पूछूं R बराबर क्या होगा, तो V/I ही होगा, क्या होगा, V/I। अब R का यहां से मैं आपको जो इसका मात्रक है वो बता देता हूं। देखो R का मात्रक निकालने के लिए प्रतिरोध का मात्रक जो होगा, प्रतिरोध का मात्रक अगर आपको निकालना है तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और हमारा I का मात्रक क्या होता है, धारा का, एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक आप एक बना सकते हो वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर वो ओम के बराबर होता है। तो ओम भी इसका मात्रक है और वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक है, बस यही इतना तो समझना है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक है, ठीक है। और ओम को हम लोग एक चिन्ह जो कि बहुत ज्यादा जानते होंगे, इस चिन्ह के द्वारा दर्शा सकते हैं। बस इतना आपको ओम के नियम के अंतर्गत समझना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊंगा ओम का नियम का सत्यापन कैसे करें। देखो ओम का नियम का सत्यापन समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। देखो ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है, सत्यापन कैसे करोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझना कि इस प्रयोग के लिए एक बैटरी लेना है, अमीटर लेना है, कुंजी लेना है, धारा नियंत्रक लेना है, प्रतिरोध लेना है, तथा हमें वोल्ट मीटर लेना है। चित्र ए के अकॉर्डिंग, ये आपका चित्र ए है, ध्यान से समझना, ये हमारा वी है, ठीक है। चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I अमीटर से तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। अब देखो यहां हमारा इसी तरह, देखो ये तो हमारा बैटरी है, ये धारा नियंत्रक है, ये हमारा कुंजी है, ये अमीटर है, ये प्रतिरोध तार है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। ये प्लस माइनस का चिन्ह है, बड़ा डंडी जो होगा वो प्लस होगा, छोटी डंडी वाली माइनस होती है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो हमारा ये है तो ये समझ आना, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ठीक है। और धारा तो ऐसे ही नहीं जाएगी प्लस से माइनस की ओर। और बस इतना आपको समझ में आ गया ना। अब देखो नीचे, अभी ये चित्र बी वाला मैं इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा। नीचे के प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक दिशा की स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली जो धारा है बदलकर आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ
पढ़ लेते हैं। जब हम लोग विभवांतर को x अक्ष तथा धारा को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं, यदि यह सरल रेखा आती है, एक ग्राफ खींचते हैं अगर ये सरल रेखा आती है, देखो मैंने ये x अक्ष लिया और ये y अक्ष लिया और इस पर हमने ये लिया और इस पर एक ग्राफ खींचा, ये देखो बहुत सरल रेखा, एकदम सरल रेखा जा रहा है ना। अगर सरल रेखा आ गया ना, तो अगर सरल रेखा आता है तो चालक जो है सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा सरल रेखे ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है और हमें सरल रेखा मिला भी है, तो इसलिए हमारा ओम का नियम सही है, अर्थात चालक जो ओम के नियम का पालन करता है। बस इतना सा आपको ओम के नियम के सत्यापन में समझना है और शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ओम के नियम का सत्यापन। अब हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। ये हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को पता होगा कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है कि विद्युत मोटर का नमनांकित आरेख खींचना है, इसका सिद्धांत लिखना है, क्रियाविधि लिखना है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत मोटर की परिभाषा। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, मतलब विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, देखो विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत को खींचता है और अपने कार्यों को करता है, मतलब जो हम लोग कार्य में उनकी सहायता, मतलब विद्युत मोटर हमारे कार्यों में सहायता करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को खींचता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ऐसे पवन चक्की भी विद्युत ऊर्जा को खींचता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब देखो सिद्धांत में क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली की उसकी अक्ष पर घूमने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ठीक है, देखो फिगर तो मैंने बनवा रखा है तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बनवाऊंगा, आपको एक बुक के द्वारा समझा देता हूं। देखो यहां क्या है हमारा, ये है N और ये है S, दो चुंबक हैं। ठीक है, इसके बीच में ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्मेचर है ABCD। ठीक है, और ये हमारा क्षेत्र चुंबक है NS और ये देखो ये हमारा बैटरी है, ये P है, Q है, L है, M है, विभक्त वलय ऐसे लगा रहता है, आर्मेचर है। तो ये हमारा एक फिगर है, इसको मैंने बनाना सिखाया है, आप लोग सर्च कर लेना विद्युत मोटर बाय थर्मल लेक्चरर कैसे बनाए, विद्युत मोटर कैसे बनाए बाय थर्मल लेक्चरर वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रियाविधि। तो जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB और CD पर बराबर बल लगता है, AB पर बराबर, CD पर बराबर। ठीक है, मतलब ABCD, A है, V है, C है, D है, तो AB बराबर CD पर बराबर। ठीक है, परंतु विपरीत दिशा में बल लगते हैं, ये जो है बल एक युग्म बनाते हैं। जब विपरीत दिशा में तो वो उधर से खींचेंगे इधर से, तो एक ही बल युग्म बना लेती है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली दक्षिण आवर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करते हैं, अर्थात कुंडली घूमती रहती है। अब कुंडली घूमती रहती है तो मतलब हमारा कार्य हो रहा है। अब आप लोगों को बताता हूं विभक्त वलय का महत्व। विभक्त वलय जो है का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जब कुंडली धारा चक्कर जो है आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का पुरुषों से संबंध जो है संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत पुरुषों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस तरह बनी रहती है, कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया और भी आप लोगों के क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चन पहले तैयार कर लेना ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सको, और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पहले तैयार कर लो ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में धुआं कर दो। ठीक है, तो इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करना, शेयर करना, चैनल करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज लाएंगे, मैराथन वीडियो आने वाली है साइंस का, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाओ। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।